आज हम लोग हिंदी का 9वां लेसन आविन्यो, चैप्टर का नाम क्या है? आविन्यो, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। सर अशोक वाजपेयी के बारे में याद कर लीजिएगा, कैसे कि 12th क्लास में भी आप जाइएगा ना तो अशोक वाजपेयी की एक कविता आपको पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है हार जीत। क्या नाम है? हार जीत। अशोक वाजपेयी के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये गद्य कविताएं लिखते थे। कैसी कविताएं लिखते थे? गद्य कविताएं लिखते थे। देखो कविता जैसे क्या होता है, छंद टाइप के होते हैं, अलग अलग छंद होता है ना, अलग अलग छंद होता है, खंड होता है, लय में लिखा जाता है। लेकिन ये कवि थे अशोक वाजपेयी जो कि गद्य कविताएं लिखते थे, यानी कहानी की तरह कविताएं लिखते थे। जो भी इनके बारे में एक बात याद रखिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मैंने 12th क्लास में बहुत बार पूछा है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 9वां लेसन आविन्यो। ये आविन्यो क्या है क्या नहीं है, चैप्टर में आपको सब कुछ पता चलेगा। आविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ओके, तो जिस तरह हम लोग प्रत्येक पाठ पढ़े हैं लोग, लेखक परिचय, लेखक के बारे में हर एक चीज, उसके बाद से पाठ का सारांश, पाठ के सारांश के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये भी लेसन उसी तरह से पढ़ने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे कहाँ? बोर्ड पे। चलिए बताइए, तो लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी, दुर्ग छत्तीसगढ़। ये भी याद रखिएगा सर, दुर्ग छत्तीसगढ़ अशोक वाजपेयी जी का यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लेकिन मूल निवास जहां पे वो रहते थे, वो कहां पे रहते थे? सागर मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहते थे, याद रखिएगा। पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। और माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। चलिए, वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है कि इन्होंने क्या क्या किया, या फिर किस किस पद पे रहे, कौन कौन सा काम किया, ये पैसा कहां से कमाते थे। वृत्ति का मतलब ये चीज होता है, ठीक है? अशोक वाजपेयी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी रहे हैं, याद रखिएगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एक जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहां पर है? महाराष्ट्र, जो कि वर्धा में है, के प्रथम कुलपति रहे। कुलपति का मतलब जो सबसे मेन हेड होता है, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का कुलपति होते हैं, याद रखिएगा। कुलपति रहे हैं, चांसलर। वे भारत सरकार की विभिन्न कला एवं साहित्यिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, यानी कि भारत सरकार में के प्रशासनिक केंद्रों में सेवा में हमेशा जुड़े रहे हैं। कौन? अशोक वाजपेयी। इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा सर, सुनिएगा ध्यान से। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन, लगभग 36 मौलिक और संपादित कृतियां हैं। अब ये मौलिक और संपादित कृति क्या होता है पता है? तो याद रखिएगा, मौलिक कृति वह होता है, मौलिक कृतियां वह होता है जो कि लेखक स्वयं के विचार से, स्वयं के सोच से लिखता है। आज संपादित कृति वो होता है कि जो किसी अन्य लेखक या कवि के द्वारा लिख दिया गया है, उसी में कुछ सुधार कर या फिर अपने विचार डालकर उस चीज को प्रस्तुत किया जाता है। तो कितने लोग को मौलिक और संपादित में अंतर समझ में आ गया? आ गया? याद रखिएगा। कविता इन्होंने कौन कौन सा लिखा? शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, ये भी पूछता है, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख, चिट्ठी रसा, हार जीत, हार जीत जो कि 12 में मिलेगा। ये क्या है सर? सभी कविताएं हैं। आलोचना, आलोचनात्मक पुस्तक इन्होंने कौन कौन सा लिखा है? फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है आदि इन्होंने क्या लिखा? आलोचनाएं पुस्तक लिखी। संपादित पुस्तक इन्होंने कौन सा लिखा? तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर, मुक्तिबोध भी कवि हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, और अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन किया, यानी इनकी कविताओं में कुछ तोड़ मोड़ कर करके उन्होंने प्रस्तुत किया। आगे देखिएगा, पत्रिकाओं का संपादन, ये पत्रिका भी लिखते थे, उनका भी संपादन किया है। नाम क्या है? समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि, ये सभी पत्रिकाएं हैं जो किनके द्वारा संपादित की गई हैं? अशोक वाजपेयी के द्वारा संपादित की गई हैं, ठीक है? आगे देखिएगा सर, पुरस्कार इनको कौन कौन सा मिल चुका है? तो यहां देखिएगा, साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार मिला है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान इनको मिला है, फ्रांस सरकार द्वारा प्रदत्त, यानी फ्रांस सरकार के द्वारा
ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इनको 2004 प्राप्त हुए, 2004 में प्राप्त हुआ था, याद रखिए। किनको? अशोक वाजपेयी को, फ्रांस के मतलब फ्रांस सरकार के माध्यम से। पाठ परिचय, आइए देखते हैं सर पाठ में क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिलेगा। यह पाठ अशोक वाजपेयी के आविन्यो नामक गद्य कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है, याद रखिएगा। आविन्यो नामक इनकी एक गद्य कविता है, वहां से यह पाठ क्या किया गया है सर, लिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। आविन्यो क्या है अब अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, याद रखिएगा। दक्षिणी फ्रांस, फ्रेंच, अंग्रेजी में है तो क्या चीज, फ्रेंच का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहां लेखक ने लगभग 20 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास किया था, अर्थात वहां पर जाकर के रहे थे। कहां पर? फ्रांस में, याद रहेगा। सुनिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि यह पाठ क्या है, तो याद रखिएगा सर, सबसे पहले ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। अगर ऑप्शन में ललित रचना न आए तो यात्रा वृतांत याद रखिएगा। क्या रखिएगा? यात्रा वृतांत, क्योंकि अशोक वाजपेयी फ्रांस गए हुए हैं और फ्रांस जा करके वहां पर रहे हैं आविन्यो में, तो वहां पर जो चीजें उन्होंने देखा है, जो चीजें उन्होंने अनुभव किया है, वही सारी चीजें लिखा है। तो एक तरह से इसको हम यात्रा वृतांत भी बोल सकते हैं, लेकिन ललित रचना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रवास के दौरान उन्होंने प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी। गद्य खंड पता है ना सर, गद्य खंड, काव्य खंड, गद्य लिखी और कविताएं लिखी। पाठ यह स्पष्ट करता है कि यानी इस पाठ में कि कोई भी रचना केवल शब्दों की संरचना नहीं होती है, बल्कि उसके निर्माण में रचनाकार की प्रतिभा, मानसिकता, स्थान और परिवेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही बात है सर। अच्छा, हम जहां पर जाते हैं, जैसा वातावरण होता है ना, हमारा भी विचार ठीक वैसा ही बन जाता है। तो वही अशोक वाजपेयी यहाँ पे कह रहे हैं, कोई भी लेखक अगर कुछ लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास शब्द हैं लिख रहा है, नहीं। वो जहां पर है, जिस स्थिति में है, पूरी प्रकृति, पूरा जहान उस चीज की मदद कर रहा है, उसे सिखा रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, लिख रहा है, तब उसके शब्द आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आइए देखते हैं पाठ सारांश। ध्यान से एक एक लाइन देखते चलिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक प्राचीन मठ है, ईसाई मठ है, याद रखिएगा, ठीक है। किस नदी किनारे है? रोन नदी। यह कभी पोप की राजधानी रहा है, यानी जो आविन्यो है कभी किसकी राजधानी रहा था? पोप की राजधानी रहा है। यहाँ ग्रीष्म काल में प्रतिवर्ष एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह आयोजित होता है, यानी यहाँ गर्मी के मौसम में एगो विश्व प्रसिद्ध, यानी पूरे विश्व में फेमस एगो समारोह, एगो प्रोग्राम होता है। कौन सा प्रोग्राम? रंग समारोह होता है, याद रखिएगा। जब लेखक अशोक वाजपेयी ने वहां यात्रा की थी तो उस समय भारत की विशेष चर्चा थी, यानी वहां पर भारत की बहुत ज्यादा क्या थी, चर्चा थी, भारत के बारे में लोग वहां पर बात कर रहे थे, फ्रांस में। आगे देखिएगा सर, आगे लिखा गया है, पीटर ब्रुक द्वारा निर्देशित महाभारत नाटक का मंचन होने वाला था। उस रंग समारोह में पीटर ब्रुक द्वारा निर्देशित, यानी निर्देशन में, डायरेक्शन में महाभारत नाटक मंचन, यानी कि महाभारत नाटक लोग खेलने वाले थे, जिसमें लेखक आमंत्रित थे। उसी में लेखक क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। किनको? अशोक वाजपेयी को। यह भव्य प्रस्तुति आविन्यो से कुछ दूरी पर स्थित पत्थरों की एक खदान में हुई थी। इस आयोजन में प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व भी आए थे, याद रखिएगा। कुमार गंधर्व जो कि भारत के थे, ये वाला ऑब्जेक्टिव कल वाले लेसन में आया था, याद कीजिएगा सर। कुमार गंधर्व क्या थे? तो कुमार गंधर्व क्या थे? ठीक है सर, गायक टिक कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? गायक याद रखिएगा। कुमार गंधर्व क्या थे? गायक थे, प्रसिद्ध गायक थे, याद रहेगा। उसमें क्या टिक हुआ है सर? शास्त्रीय वाला, शास्त्रीय गायक टिक हुआ है, कोई बात नहीं, गायक ही हुआ है। हाँ, गायक थे। कुमार गंधर्व क्या थे? गायक थे। आगे देखिएगा, रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक भाग स्थित है जो स्वतंत्र क्षेत्र माना जाता है। इसका नाम विल्नानो ला आविन्यो है, जिसका अर्थ है आविन्यो का नया गांव या नई बस्ती। यहां फ्रांसीसी शासकों ने, ध्यान दीजिएगा, कहां पर? ये जो विल्नो ला आविन्यो है, यहां फ्रांसीसी शासकों ने पोप की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए
एक किला बनवाया था। किला क्या होता है सर कि चारों ओर दीवारें ऊंची ऊंची होती है, वह किला होता है। किला बनवाया था जिसमें कार्थिशियन या कार्थुसियन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, कार्थिसियन संप्रदाय का ईसाई मठ लास सतरूज स्थापित हुआ 14वीं सदी से फ्रांसीसी क्रांति तक, याद रखिएगा 14वीं सदी 1300 से लेकर के फ्रांसीसी क्रांति 1800 कुछ तक हुआ है, 71 याद कीजिए। 1700 वो शुरुआत ना हुआ था सर, पुनर्जागरण काल, सुनिएगा ध्यान से। तो इस मठ का उपयोग होता रहा। इस संप्रदाय में मौन जीवन को ही साधना माना जाता है। यानी ये जो संप्रदाय है कार्थिसियन संप्रदाय में मौन जीवन, मौन रहना, कम बोलना, ना बोलना, इसी को क्या माना जाता है? असली जीवन माना जाता है। आगे देखिएगा ला सतरूज के बारे में उन्होंने बताया है। विल्नो जैसे छोटे गांव में पुस्तकालय, पत्रिकाओं की दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, कब्रगाह, रेस्टोरेंट और बार जैसी सुविधाएं उपलब्ध है एक छोटे से गांव में। यहाँ देखिएगा अविन्यो और आसपास के नगरों में आवागमन के लिए बस सेवा सुलभ है। बस जो चलता है ना वो सेवा उपलब्ध है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस स्थान और इसकी इमारतों पर सामान्य जनता का अधिकार हो गया। पहले किसका होता था फ्रांस में? राजा का, जार का शासक होता था, याद रखिएगा। 20वीं सदी में इन मठों का जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ और यहाँ एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र आज रंगमंच और लेखन से जुड़ी गतिविधियों का प्रमुख स्थल है, जो कि ला सतरूज के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। आगे देखिएगा। हाँ, आविन्यो फ्रांस का एक महत्वपूर्ण कला केंद्र भी रहा है, याद रखिएगा। आविन्यो भी फ्रांस में एक महत्वपूर्ण कला केंद्र रहा है। विश्वविख्यात चित्रकार पिकासो की प्रसिद्ध कृति ला मादमोइजेल, क्या लिखा है सर? ला मादमोइजेल द आविन्यो, ये पूरा नाम है, याद रखिएगा। ला मादमोइजेल द आविन्यो इसी नगर से प्रेरित है, याद रखिएगा। पिकासो ने कौन सा पुस्तक लिखा था? ला मादमोइजेल द आविन्यो। अति यथार्थवादी कवि, यथार्थवादी वैसे कवि होते हैं जो जैसा होता है सच्चाई में विश्वास रखते हैं, जो होता है वही चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, वही लिखने का प्रयास करते हैं। सुनिएगा, अति यथार्थवादी कवि आंद्रे ब्रेता, रेने शार और पॉल एलुआर ने आविन्यो में रहकर लगभग 30 कविताएं लिखी थी, याद रखिएगा। जब ला सतरूज के निदेशक ने इन रचनाओं को देखा तो इतने कम समय में इतने अधिक रचनात्मक कार्य पर उन्हें आश्चर्य होकर इस साल इतने कम समय में इन्होंने इतना बेहतर चीजें लिख दिया। आगे देखिएगा। लेखक अशोक वाजपेयी को फ्रांसीसी सरकार के सहयोग से ला सतरूज में रचनात्मक प्रवास का अवसर मिला। पूर्व वर्ष में वे वहां नहीं जा सके थे, किंतु इस बार 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक उनका प्रवास निश्चित हुआ। वे अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, कोर्ट में तो देखा था बोलो खूब मिली, हिंदी का टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें और संगीत के कुछ टिप्स लेकर गए थे गाना वाना सुनने के लिए। वहां उन्होंने 19 दिन, कितना दिन? 19 दिनों में कितने कविताएं लिखे थे? 35 कविताएं लिखे थे और 27 गद्यों की रचना की थी, याद रखिएगा। कितने दिन रहे थे? 19 दिन। कौ कविता लिखे? 35 को। कौ गद्य रचना किए थे? 27। आगे देखते हैं। इस प्रकार आविन्यो पाठ यह प्रमाणित करता है कि स्थान और संस्कृति बदलने पर भी सृजनशील लेखक का रचनात्मक कर्म निरंतर चलता रहता है। यह पाठ लेखक की वैश्विक चेतना, संस्कृति बोध और सृजनात्मक ऊर्जा का सजीव अभिव्यक्ति करता है। लेखक चाहे कहीं भी चल जाए, जो उसका अनुभव होता है वह लिखने से नहीं चूकता है। सर याद रखिएगा, कोई लेखक है तो लिखेगा, कोई गायक है तो गाएगा, चाहे वातावरण स्थिति चाहे जैसा भी हो। आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये बतिया नहीं होता है कि ना जी। आगे देखिए सर, चलिए क्वेश्चन से शुरू होता है, ध्यान से देखते चलिए। आसान ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछता है सर, ठीक है, लेकिन पूछेगा तो याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, आविन्यो क्या है और वह कहां अवस्थित है? आंसर देखिए। आविन्यो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक प्राचीन, छूट गया है सर, ईसाई मठ है। यह कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी भी रहा है। यहाँ पर ईसाई मठ जरूर लिखेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं।
हर वर्ष अविनियो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो हर वर्ष ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम में अविनियो में फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय कौन सा समारोह? रंग समारोह आयोजित होता है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है? उसमें कुछ पत्थर के उन्होंने बात की है सर, ध्यान दीजिएगा, आंसर कितना बेहतरीन लिखा गया है। मनुष्य जीवन से पत्थर की यह समानता है कि वह भी मनुष्य की भांति प्रतीक्षा करता है, गीत गाता है, सपने देखता है, कविता रचता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है और संकटों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता है। यानी पत्थरों के बारे में लेखक अशोक वाजपेयी ने अपना विचार रखा है। कैसे रखा है तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के किनारे बैठकर जब लेखक बैठे थे तो उनको कैसा अनुभव होता है? ध्यान से देखिएगा सर, आंसर सुनिए। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक अशोक वाजपेयी को अनुभव होता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। अब देखिएगा, चलिएगा ना कब गाड़ी में, चाहे ट्रेन में चलिएगा ना, चाहे गाड़ी में चलेगा ना, तो बहरी तक गाछ की तरफ लगेगा आप खड़े हैं, गछिया खूब स्पीड में भागता है। नदी पे चले जाइए खूब बीच में, आप पुल पे चढ़ जाइए, खूब ध्यान से नदी की ओर देखिए, तो लगेगा नदी स्थिर है, पुलवा चल रहा है। सही बता रहे हैं, लगेगा पुलवा चल रहा है। ट्रेन में बैठिए, एगो ट्रेन उधर है, एगो ट्रेन इधर है, उस ट्रेन का ध्यान से देखिए, अगर वो वाला ट्रेन में खुल जाएगा ना तो लगेगा कि हमरे ट्रेन में चला था, लेकिन फिर तक बता लो ये तो ट्रेन में अस्थिर है। यहां देखिएगा, तट ही बह रहा है, तट पर बैठना भी नदी के साथ बहने जैसा है। कई बार नदी स्थिर प्रतीत होती है पर तट पर बैठा मनुष्य स्वयं बह रहा होता है। नदी के पास होना मानो स्वयं नदी हो जाना है। नदी के पास होना मतलब स्वयं ही नदी हो जाना है, याद रखिएगा। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई प्रकृति, ना कोई ठंडा, ना कोई गर्मी, निरंतर चंचल दिशा में क्या हो रही है? नदी सर बह रही है। किसी चीज की नदी को चिंता नहीं है। उसी तरह से नदी किनारे जब हम जाते हैं हमारे मन में वाह, सो ब्यूटीफुल, so elegant, just looking like a not wow, it's wow। चलिए सर इधर देखिए, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? ध्यान दीजिएगा सर, नदी और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं होता क्योंकि जब हम खुले मन से उनके निकट जाते हैं तो उनकी अनुभूति से बच नहीं पाते। नदी और कविता दोनों में मनुष्य अनायास ही सम्मिलित हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं सर? बिना मतलब के ऐसे ही क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। आगे देखिएगा, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? आंसर देखिए, नदी तट पर लेखक को कवि विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है क्योंकि वहां बैठकर उन्हें अनुभव होता है कि वे स्वयं नदी चेहरा हो गए हैं। अब देखिए सर, हेलो, स्वयं नदी चेहरा हो गए हैं, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, आपको याद आ जाएगा। क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल की याद उनको इसलिए आती है क्योंकि वो जब नदी के किनारे बैठे होते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल ने एक कविता लिखा है, नदी चेहरे लोग, नदी चेहरे लोग। इसीलिए कवि जब नदी के किनारे बैठते हैं तो उनको किनकी याद आती है? विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। आंसर देखिए, पढ़ रहे हैं, नदी के तट पर लेखक को कवि विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है क्योंकि वहां बैठकर उन्हें अनुभव होता है कि वे स्वयं नदी चेहरा हो गए हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोग में इसी भाव की अभिव्यक्ति मिलती है, इसलिए लेखक को उनकी क्या होती है सर? याद आती है। किनकी याद आती है? विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक अविनियो क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? आंसर देखिए कितना आसान है। तो लेखक अविनियो अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे और कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे। वे वहां 19 दिनों तक रहे। उनकी क्या उपलब्धि रही सर? तो इस अल्प अवधि में उनकी बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। कितना आसानी से आंसर लिखा गया है सर। आगे देखिएगा, ला शत्रुंज क्या है और वह कहां अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? ध्यान सुनिएगा सर, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, आसान है। ला शत्रुंज कार्थुसियन या कार्थीसियन लिख सकते हैं, संप्रदाय का एक ईसाई मठ है
यह रोन नदी के दूसरी ओर स्थित विल्लानो ला अविन्यो में फ्रांसीसी शासकों द्वारा निर्मित किले के भीतर अवस्थित है, जिसे पोप की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। ये इतना का आंसर। आजकल उसका क्या उपयोग होता है सर? तो आजकल इस मठ का उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है, जहां रंगमंच और लेखन से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अविन्यो के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? ध्यान सुनिएगा सर, अविन्यो के प्रति लेखक जो सम्मान प्रदर्शित करते हैं कैसे करते हैं? तो यहां देखिए, लेखक अविन्यो के प्रति अपना सम्मान इस प्रकार प्रकट करते हैं कि वे वहां बिताए गए दिनों और रातों को सुंदर, सघन, शांत और भय, पवित्रता तथा आसक्त से भरा हुआ बताते हैं। वे अपनी पुस्तक अविन्यो को उन अनुभवों की स्मृति का दस्तावेज और उस मठ में रहकर लिखी गई कविता कवि प्रवृत्ति मानते हैं। ला शत्रुज में जो उन्होंने पाया उसके प्रति वे गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यद्यपि जो कुछ खोया उसकी पीड़ा भी उनके मन में क्या होती है सर? बनी रहती है। ऐसे वो अविन्यो के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कौन? अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 10, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? इसका शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर मिला था ना सर, कि नदी किनारे बैठकर उनका कैसा अनुभव होता है। लगभग उसी टाइप का आंसर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे समानता पूछा गया है। लेखक कविता और नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? आंसर देखिएगा सर, लेखक नदी और कविता में अनेक समानताएं पाते हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, हेलो, नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द भी रिक्त यानी खाली नहीं होता। आगे देखिएगा, न नदी के किनारे और न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं, क्योंकि दोनों में मनुष्य अनायास ही क्या हो जाता है? सम्मिलित हो जाता है। बिना मतलब के क्या होता है सर? मिल जाता है। जैसे नदी की आभा हमारे चेहरे पर झलकती है, वैसे ही कविता की चमक भी हमारे व्यक्तित्व में उतर आती है। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। इन दोनों एक दूसरे के घुले मिले हैं। ध्यान सुनिएगा सर, नदी में रिक्तिका नहीं होती है। रिक्त यानी क्या? नदी में खाली जगह होता है, खूब घनघोर नदी है, बीच में तनी खाली कर गंगा मैया तो उतर के विश्राम कर ले, जब तो डूब जाएगा, चारों ओर पानी ही पानी होता है। उसी तरह कविता के शब्दों में भी प्रत्येक शब्द में भावार्थ छिपा होता है। प्रत्येक शब्द इंसान को प्रेरित करता है। याद रखिएगा, ये नदी और कविता में वो समानता बता रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, जिस तरह नदी हमेशा चंचल रहती है, चलती रहती है, उस तरह कविता भी व्यक्तियों पर अपना प्रभाव क्या करते रहती है? छोड़ते रहती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसका स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा था। याद रखिएगा, सुनिए क्वेश्चन है, उन्होंने मौन का स्थापत्य क्यों कहा था? आंसर देखिएगा सर, ला शत्रुज एक प्राचीन ईसाई मठ है जहां कलाकार रचनात्मक साधना करते हैं। इसके चैम्बरों में सादगी, शांति और निर्वता व्याप्त है। कब्रगाह, गलियारे और सीमित बोलचाल का वातावरण इसे गंभीर बनाता है। इसी गहन निस्तब्धता और साधनात्मक शांति के कारण लेखक ने इसका स्थान को क्या कहा है? मौन का स्थापत्य का। एकदम शांत वातावरण है वहां पर। कहां? ला शत्रुज में, अविन्यो में। याद रखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर की मानवीकरण करता है? क्योंकि पाठ में उन्होंने ये टॉपिक आया है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। आंसर देखिएगा सर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता में कवि पत्थर का मानवीकरण इस कारण करते हैं कि वे पत्थरों को भी किसी की प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं। वर्षा, धूप और अंधेरी रात में भी पत्थर प्रतीक्षा में क्या रहते हैं? लीन रहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं और अपने स्थिर होने के बावजूद अनायास कविता की तरह जीवन का क्या करते हैं सर? संकेत देते हैं कि हमेशा निडर रहना है, चाहे मौसम जैसा भी हो, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, हमें डटे रहना है, हमेशा अडिग रहना है। आगे देखिएगा सर, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए, जिसका आंसर आपको पता हो, याद आए, आप बताते चलिए, हम भी टिक करते चलेंगे। ठीक है, बताइए अविन्यो क्या है? एक ईसाई मठ है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए ललित रचना अविन्यो के रचनाकार कौन है?
अशोक वाजपेयी है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दे दिया गया है, कौन सी है ये? ललित रचना है। आगे देखिएगा, अशोक वाजपेयी की ललित रचना कौन सी है? अभिनय। कौन सी है? अभिनय, ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना है बताइए? कविता का जनपद, कि नौकर की कमीज, कि सौरमंडल, कि अक्षर कथा? याद कीजिए, कविता का जनपद, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आप लोग बताइए सर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम बताइए। एगो याद रखिएगा, परमानंद वाजपेयी, निर्मला देवी। किधर है? हाँ, कौन? अच्छा, डी, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। ठीक है, आगे बताइए, शहर अब भी संभावना है, किनकी कृति है? अशोक वाजपेयी। हाँ, अशोक वाजपेयी के चैप्टर होता हुआ तो अशोक वाजपेयी टिक को दो। आगे देखिएगा सर, रोन नदी कहाँ स्थित है? फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला बताइए, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? अशोक वाजपेयी जी के चैप्टर, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अभिनय है, क्या है? ललित रचना। अगर ललित रचना ऑप्शन में नहीं है तो यात्रा वृतांत याद रखिएगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रथम कुलपति कौन थे? अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए, विलन्नव और अभिनय के बीच में कौन सी नदी बहती है? रोन नदी, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, कौन सा? अभिनय रहा है। आईफल टावर मत कर दिया, ये इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। अभिनय किस देश में है? फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। लेखक अशोक वाजपेयी अभिनय में कुल कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिनों तक। 29 मत पढ़ लियो, 19 लिखल बा, का लिखल बा? 19। आगे बताइए, लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे? हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ला शत्रुज क्या है? एक ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा था? 14वीं सदी, याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए, अभिनय में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे थे? 27 गद्य लिखे थे और 35 कविताएं लिखे थे, याद रखिएगा। अभिनय में रहकर लगभग 3 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अति यथार्थ 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अति यथार्थवादी कवि कवित्री कौन कौन थे बताइए? आंद्रे वेत्रा, रेन शाह, पाल एलुआर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों थे। अगला बताइए, कविता इनमें से कौन सी नहीं है? स्वदेशी भारत माता हमारी नहीं, तीनों के तीनों कविता है, अभिनय कविता नहीं है। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनय का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, नाम है विलन्नव ला अभिनय, अर्थात अभिनय का एक नया गांव। शायद कहानी चाहिए, कहना चाहिए कि नई बस्ती। इस गद्यांश के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। ला मादेमोजेल द अभिनय किसकी कृति है? पिकासो, पिकासो ना, पिकासो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिनय दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? कैसा शहर है बताइए? एक पुराना शहर है, एक बहुत पुराना शहर सर, आधुनिक शहर थोड़े, बहुत पुराना ईसाई मठ है, प्राचीन शहर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए, कौची? विलन्नव क्या है? एक छोटा सा गांव है, ऑप्शन नंबर बी। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम कौन सा है? अभिनय। प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, ऑप्शन नंबर ए। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। ला शत्रुज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं लिखी थी? 35 कविताएं लिखे थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ला शत्रुज प्रवास में लेखक ने कितने गद्य लिखे थे? 27। फिर अगले,
लेखक अभिमन्यु किस सिलसिले में गए थे? बताइए। भ्रमण कार्यक्रम पर, एकांत में रहने के लिए, तीर्थ यात्रा पर, कि रंग समारोह में भाग लेने के लिए? रंग समारोह में भाग लेने के लिए, याद रखिएगा। पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहल कहां प्रस्तुत किया जाने वाला था? बताइए। अभिमन्यु में किया जाने वाला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वहीं पर ना उनको आमंत्रित किया गया था, किनको? अशोक वाजपेयी को। लास्ट शत्रुज को किसने बनवाया था? फ्रांसीसी शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्थुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ कौन सा है? लास्ट शत्रुज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, लास्ट शत्रुज है, ठीक है। ये वाला बताइए। जारशाही कहां थी? ये वाला क्वेश्चन अलग से पूछा है सर। जारशाही कहां थी? रूस में थी, याद रखिएगा। रूस के शासक को क्या कहा था? जार कहा जाता था, याद आ रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। अभिमन्यु किस नदी के तट पर स्थित है? रोन नदी, ऑप्शन नंबर ए। पिकासो की विख्यात कृति कौन सी है? मादामोजेल जो अभिमन्यु, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए 38 नंबर। अभिमन्यु में साथ रहकर लगभग 3 संयुक्त कविताएं लिखी थी, किन्होंने? आंद्रे बेत्रा कहने वाले हो? अच्छा, रेनेसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है। खूब बढ़िया से लेखक परिचय, क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा लो, याद कर लीजिएगा लो, ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा लो। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।